वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम एक तरह से दो टॉपिक करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक डेरिवेशन है, वो करनी है। ठीक है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको आप कैसे समझेंगे? जब भी करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा, कंडक्टर मतलब वो सब्सटेंस जिसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, या जब भी करंट किसी रेजिस्टर के अंदर फ्लो होगा, रेजिस्टर मतलब वो सब्सटेंस जिसके अंदर करंट फ्लो तो हो जाता है बट नॉट इजीली। ठीक है, तो जब भी करंट किसी कंडक्टर के अंदर या रेजिस्टर के अंदर फ्लो होगा तो वो हीट अप हो जाते हैं। इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट अप क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन इट। जो भी कंडक्टर हैं या जो भी रेजिस्टर हैं वो अपने अंदर से करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, इस वजह से वो हीट अप हो जाते हैं। इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जिस तरह मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है, कोई भी चीज जब चलती है तो फ्रिक्शन जरूर होता है, चाहे वो गाड़ी चले, ट्रेन चले, कुछ भी चले। ठीक है, जो भी चीज जमीन पे चलेगी फ्रिक्शन जरूर होगा, फ्रिक्शन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसी तरह से जब भी किसी कंडक्टर के अंदर या रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो वो हीट अप हो जाएंगे। इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज अनअवॉइडेबल, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हीट अप ना हो। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर, लेकिन जब उसमें भी करंट फ्लो होगा तो वो भी हीट अप हो जाएगा। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसमें हीट अप उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितना बेकार कंडक्टर होगा या रेजिस्टर होगा जो करंट को रोकता है वो उतना ही ज्यादा हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डेफिनेशन क्या होगी? When current flows through a conductor or resistor, then they get heat up. It is known as heating effect of current. ठीक है, इट इज अनअवॉइडेबल, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, जो एक तरह से हीट अप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टॉपिक, क्या इसके बैड इफेक्ट है? भाई जो भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, हीट अप हो रहे हैं, हीट अप होने तो क्या नुकसान है? नुकसान दो हैं। पहला नुकसान क्या है? ओवर हीटिंग की वजह से हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। हमें पता है हमारे पंखे हैं, कूलर हैं, जो भी चीज है, सभी के सभी में जो एलिमेंट होती हैं, जो वायर होती हैं, वो थोड़े समय बाद हीट अप हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि एक तरह से जो हमारा फैन है, अगर वो लगातार 20 घंटे से चल रहा है तो उसकी मोटर गर्म हो जाती है ड्यू टू रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन इट। टीवी है, 10 घंटे से लगातार चल रहा है, गर्म हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन इट। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है सभी के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है और उस रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ओवर हीटिंग की वजह से वो डैमेज हो सकती है। ये पहला बैड इफेक्ट है। ड्यू टू ओवर हीटिंग आवर अप्लायंसेस मे गेट डैमेज। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे बड़ा इफेक्ट है, इसीलिए हम अपने अप्लायंसेस को थोड़े समय बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, टीवी है, 8-10 घंटे से चल रहा है, हीटअप हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम बंद कर देते हैं। नहीं करते तो आपके पेरेंट्स कहते हैं देख टीवी गर्म हो गया, अब तो कम से कम बंद कर दे इसको। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। जो भी मोटर होती है, पानी की मोटर आपने देखी होगी, कंप्यूटर में सीपीयू आपने देखा होगा, सभी के अंदर फैन लगा होता है। वो फैन इसलिए होता है कि मोटर के ऊपर ठंडी हवा फेंकता रहे लगातार। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी मोटर जो है वो काफी टाइम तक ठंडी रहेगी, वर्क करती रहेगी, वरना हीटअप होके बहुत जल्दी वो डैमेज हो सकती है। जो भी मोटर होती है सभी में इसलिए फैन लगाया जाता है। उस फैन का पर्पज यही होता है ताकि फैन से ठंडी हवा मोटर के ऊपर जाती रहे और मोटर काफी टाइम तक ठंडी रहे, हीटअप ना हो। लेकिन ध्यान रखना, इसके ऊपर जो है फैन ही लगाया जाता है। कभी तुम सोचो कि मोटर को ठंडा करने के पानी डाल दें उसके ऊपर, पानी डालने से तो शॉर्ट सर्किट होकर वो वैसे डैमेज हो जाएगी। तो ये उसका पर्पज होता है फैन लगाने का। तो ओवर हीटिंग की वजह से हमारे अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं। दूसरा बैड इफेक्ट क्या है? दूसरा बैड इफेक्ट ये है, इट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिसिटीज वेस्टेज। हमने पंखे को इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी ताकि वो क्या काम करे? घूमे।
लेकिन वो तो उसका मिसयूज कर रहा है, उसमें जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसकी वजह से वो हीट अप हो रहा है। तो ये इसका बैड इफेक्ट है। दो बैड इफेक्ट बताए मैंने। पहला बैड इफेक्ट क्या बताया? ड्यू टू ओवर हीटिंग आवर अप्लायंसेस मे गेट डैमेज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पहला बैड इफेक्ट। दूसरा बैड इफेक्ट क्या बताया मैंने आपको? इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे अप्लायंस हीट अप हो। हम तो ये चाहते हैं कि वो सिर्फ वर्क करे। हम ये चाहते हैं कि पंखा जो है, जितनी भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है उसकी वजह से वो सिर्फ घूमे, बस, और कुछ ना करे। ठीक है, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई है तो वो हमें सिर्फ लाइट दे, हीट ना दे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दूसरा बैड इफेक्ट है। नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन है कि कुछ अप्लायंस ऐसे हैं जो करंट फ्लो होने पर हीट अप हो जाते हैं और उस हीट का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करते हैं। दे आर नोन एज हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, उस हीट का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करेंगे। ऐसे कौन से अप्लायंसेस हैं? ऐसे अप्लायंसेस हैं हीटर, गीजर, ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, या जिसको हम प्रेस कहते हैं। इन सभी में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से वो हीट अप हो जाते हैं और उस हीट का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें करंट फ्लो हुआ, हीट अप हो गई, हम आसानी से कपड़ों के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। हीटर है, करंट फ्लो हुआ, हीट अप हो गया, उस हीट का इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं, हमें एक तरह से वो क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो जो भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उनमें करंट फ्लो होगा, हीट अप हो जाएंगे और उस हीट का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करते हैं। दे आर नोन एज हीटिंग डिवाइसेस। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनका जो एलिमेंट होता है, दे आर मेड अप ऑफ एलॉयज, क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन, बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जैसे करंट उनमें फ्लो होगा वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाते हैं और उनसे तो सिर्फ हमें हीट ही चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन एंड नाइक्रोम। क्लियर सभी को? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, बाय विच मटेरियल द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ। आंसर में आप क्या लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन, दे आर एलॉयज। ठीक है, एंड दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, दे गेट हीट अप वेरी क्विकली, दैट्स व्हाई द एक तरह से हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को अब हम बोर्ड पे देखेंगे। मैं चाहता हूं एक बार आपने चीजें सुन ली, दूसरी बार आप बोर्ड पे देखें और दो बार सुनने के बाद ही आप सबको ये चीजें याद हो जाए, बजाय रटने की। जो बच्चा इनको नोट करना चाहता है वो कॉपी में साथ साथ नोट भी कर सकता है, वीडियो को पॉज करता रहे और साथ साथ नोट करता रहे, आपके बहुत अच्छे टाइप के नोट्स बन जाएंगे। क्लियर? अब सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू, करंट किसमें फ्लो होगा? एक कंडक्टर और रेजिस्टर, दो चीज ले सकते हैं आप। देन दे गेट हीट अप, वो क्या हो जाएंगे? हीट अप हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आपको यही डेफिनेशन इसकी याद रहनी चाहिए। इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बैड इफेक्ट क्या है? पहला, ड्यू टू ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग की वजह से आवर अप्लायंसेस मे गेट डैमेज, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बैड इफेक्ट, इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। दो क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आंसर आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
यूजेस क्या हैं? सारे के सारे जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, हीटिंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन इट। सारे के सारे हीटिंग डिवाइसेस जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। दूसरा, इलेक्ट्रिक बल्ब इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आल्सो वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तीन इसके एप्लीकेशन है, यूजेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ऑल द हीटिंग एक तरह से डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन इट। इलेक्ट्रिक बल्ब भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाय विच मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ। हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट किस चीज के बने होते हैं और क्यों? हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट बने होते हैं एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन एंड नाइक्रोम। स्पेलिंग भी ध्यान से देख लेंगे, ध्यान रखना, दीज आर एलॉयज, इनके बने होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये एलॉयज जो है वो किन किन का मिक्सचर है। एनसीईआरटी बुक में बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे मिलेगा कि जो कॉन्स्टेंटन है इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड निकल। लेकिन आपको याद रखना है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी का एक छोटा सा वर्ड भी एग्जाम में आ सकता है। मैग्नेनिन इट इज एलॉय ऑफ कॉपर। मैग्नीज, ध्यान रखना, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज एंड निकल। एंड नाइक्रोम इज मिक्सचर ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। ये तीनों की तीनों एलॉयज हैं और जो भी हीटिंग डिवाइसेस हैं इन तीनों के में से किसी एक के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं उसका रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, सो दे गेट हीट अप, जल्दी से हीट अप हो जाएंगे, हीट अप क्विकली। ठीक है, तो ये सारा का सारा हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन मुझे अभी इसके और बताने हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किस मटेरियल का बना होता है, क्यों बना होता है, किस तरह से काम करता है, और एक इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह से काम करता है। आप में से मोस्टली बच्चों ने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा हुआ होगा। आजकल तो जो है ट्यूब लाइट आती है, ट्यूब लाइट से एडवांस CFL आए थे। आप लोगों ने शायद CFL भी देखे होंगे। और आजकल LED बल्ब का यूज होता है। लेकिन उस सबसे पहले जो है बल्ब होते थे ट्रांसपेरेंट से जो होते थे और उनसे पीले से रंग की लाइट निकलती थी। वो इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह से काम करते थे इसको समझ लीजिए आप। उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक एलिमेंट होता था, बिल्कुल पतला सा वायर, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता था। उसमें करंट जाता, करंट जाने की वजह से वो वायर क्या हो जाता, गर्म हो जाता, हीट अप हो जाता, इतना हीट हो जाता कि उसके अंदर से लाइट एमिट होनी स्टार्ट हो जाती। जिस तरह आपने देखा है कि अगर हम आयरन को बहुत ज्यादा गर्म कर दें, बिल्कुल तेज गर्म, तो उससे लाल लाल से रंग की लाइट आती है। उसी तरह से उस पतले से टंगस्टन वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता तो वो हीट अप हो जाता, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता और उससे लाइट एमिट होनी स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। लेकिन उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, उसका 80% वो यूज करता था हीटअप होने में और 20% से ही हमें सिर्फ लाइट मिलती थी। ठीक है, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट ज्यादा हो रही थी और हमें लाइट कम मिल रही थी, क्योंकि बल्ब से तो हमें लाइट चाहिए, हीट तो चाहिए नहीं। ठीक है, इसीलिए उससे एडवांस टाइप के बल्ब आए, जैसे ट्यूब लाइट है, CFL है, LED है। ये हीटअप नहीं होते, हमें सिर्फ क्या देते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाले बल्ब थे दे आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस मटेरियल के बने होते थे, दे आर मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन के क्यों बने होते थे, उसके पीछे दो रीजन। पहला रीजन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बल्ब के अंदर टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता था।
अगर हम वो वायर हम कॉपर का लेते, आयरन का लेते, तो इतने टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता, जबकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। दूसरा रीजन, टंगस्टन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता। ठीक है, उस बल्ब के अंदर एयर नहीं भरी होती थी। ठीक है, उस बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस भरी होती थी, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव गैस। बल्ब आप सबने देखा, उसके बाहर कांच लगा होता था और अंदर जो है वो वायर होता था। ठीक है, वो कांच सिर्फ इसलिए होता था कि एयर अंदर ना जा पाए, सिर्फ ये रीजन था। ठीक है, और उस कांच के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, या तो आर्गन गैस, या नियोन गैस, या हीलियम, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव गैसेस। अगर एयर भरी होती तो क्या होता, एयर में तो ऑक्सीजन भी होती है, और हमें पता है ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, वो टंगस्टन वायर को ऑक्सीडाइज कर देती, बर्न कर देती, आग लग जाती, उसमें बर्न हो जाता, मेल्ट हो जाता। इसलिए आपने देखा है कि अगर बल्ब कहीं से भी फूट जाता है, टूट जाता है, तो वो जो है उसका एलिमेंट जो टंगस्टन है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि एयर उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नोबल गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम, नियोन, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। ठीक है, बल्ब का एलिमेंट बना होता है किस चीज का, टंगस्टन का, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बल्ब के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज किस तरह से काम करता है। फ्यूज आपने देखा होगा भी कि हम अपने घरों में फ्यूज लगाते हैं, आजकल फ्यूज की बजाय एमसीबी आ गई, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, दोनों का काम फंक्शन लगभग एक जैसा है। अगर हमारे अप्लायंसेस के अंदर हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो जाए बाई चांस किसी वजह से, ठीक है, तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा लेगा। ये काम है किसका, फ्यूज का या एमसीबी का। ठीक है, दो तार आपस में शॉर्ट हो गए, भिड़ गए, उन तारों के भिड़ने से क्या होगा, सर्किट के अंदर एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आएगा और ज्यादा करंट आने से हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। ये काम फ्यूज का है, वो फ्यूज वायर अपने आप मेल्ट हो जाएगा, आगे सर्किट के अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देगा और हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूज जो है एक तरह का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं ताकि हमारे अप्लायंसेस डैमेज ना हो। क्लियर सभी को। अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ बोर्ड पे बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी, इसलिए ध्यान से सुनते रहे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, बाय विच मटेरियल एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस इज मेड अप ऑफ। आंसर में हम लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ध्यान रखना, टंगस्टन एक मेटल है, एलॉय नहीं है, ये बात याद रखना। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये मेटल है या एलॉय है। टंगस्टन एक मेटल है और इसका सिंबल है W। जिस तरह आयरन का सिंबल Fe है, उस तरह टंगस्टन का सिंबल W है। टंगस्टन का यूज करते हैं हम फिलामेंट ऑफ बल्ब में। क्यों, रीजन क्या है, रीजन है 3। पहला रीजन, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। कितना है वो भी आप याद रखेंगे, 3380 डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा रीजन, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब बर्न होना, इवन एट हाई टेम्परेचर, ये दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। तीनों रीजन आप याद रखेंगे, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच गैसेस आर फिल्ड इन बल्ब एंड व्हाई। बल्ब के अंदर कौन सी गैस जो है वो फिलअप होती है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियोन और आर्गन आर फिल्ड इन बल्ब। क्यों भरते हैं हम उनमें, बिकॉज दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन या बर्निंग ऑफ फिलामेंट को बर्न होने से, ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती।
हम ध्यान रखना इसमें नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस हालांकि नोबल गैस नहीं है लेकिन अनरिएक्टिव गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भी बल्ब के अंदर फिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। इसको आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। ये हमारे एक कमरे का सर्किट है, ठीक है। कमरे में हमने क्या क्या लगा रखा है, एसी। हमें पता है हमारे हर अप्लायंस के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए मैं रेजिस्टेंस के सिंबल से इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एसी है, फैन है, एलईडी बल्ब है, ठीक है, और कूलर है। सारे अप्लायंस जो है वो किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इनको हमने जोड़ रखा है वोल्टेज सप्लाई से। ये हमारे घर के अंदर वोल्टेज आ रही है 220, ठीक है। इस तरह से हर एक के लिए हमने यहाँ पे सेपरेट स्विच लगा रखे। यहाँ से करंट आया, बाई चांस सर्किट में हाई करंट आ गया किसी वजह से, तो हाई करंट आने से सारे के सारे अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सर्किट में फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में। अब देखिए ध्यान से क्या फायदा है, ये फ्यूज का सिंबल है इस तरह, दो ये जीरो से और इसको वायर से जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए फ्यूज किस तरह से वर्क करता है। यहाँ से करंट चला, हाई अमाउंट में करंट जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हाई अमाउंट में करंट जाएगा, ये फ्यूज का वायर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से, हाई अमाउंट में करंट फ्लो होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से मेल्ट होते ही आप साफ देख रहे हैं करंट यहाँ तक गया, सर्किट ब्रेक हो गया। अब ये करंट हमारे अप्लायंसेस में नहीं जा पाएगा और हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। ये फायदा है इलेक्ट्रिक फ्यूज का या एमसीबी का या कटआउट्स लगाने। सभी का वर्क एक है, जब हाई अमाउंट में करंट आएगा, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाएंगे, एमसीबी ट्रिप हो जाती है और आगे हमारे अप्लायंसेस में करंट नहीं जाएगा, दे गेट प्रोटेक्टेड। तो जो फ्यूज वायर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी वो ऐसा हो जो जल्दी से मेल्ट अप हो जाए, ठीक है। ये नहीं है कि हमने इतना टिकाऊ जो है फ्यूज वायर लगा दिया, मोटा सा कॉपर का वायर लगा दिया इस तरह से कि चाहे कितना ही करंट आता रहे वो मेल्ट ना हो, वो गलत है, ठीक है। हमें फ्यूज वायर ऐसा लगाना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट लेस हो, जो ज्यादा अमाउंट में करंट आने पे एकदम मेल्ट हो जाए और हमारे अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा सके, और उसका रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस पे आते हैं हम। हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस तरह से वर्क करता है, व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट flows through the circuit, then fuse wire या खाली फ्यूज भी लिख सकते हैं हम, get melts। क्यों मेल्ट हो जाएगा वो जरूर लिखेंगे, मेल्ट हो जाएगा क्यों, बाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं द करंट डज नॉट फ्लो टू आवर अप्लायंसेस एंड दे गेट प्रोटेक्टेड, दे वुड नॉट गेट डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि वो करंट को क्या कर सके, स्टॉप कर सके, ठीक है। ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन अलग से नहीं दे रखा, इसलिए कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये लगातार 3 बार एग्जाम में आया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को प्रूव करो, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, डेफिनेशन क्या देंगे इसकी हम, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन एक तरह से अप्लायंस या कंडक्टर, देन दे गेट हीट अप, इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाली ही डेफिनेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जो इसका डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ, आप बोर्ड पे फोकस रखें।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, H का मतलब हीट, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, T का मतलब टाइम। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द करंट I flows through a conductor, रेजिस्टर भी लिख सकते हैं हम, having रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है उसका, R 4 टाइम T। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज V एंड चार्ज फ्लो, जो चार्ज फ्लो हो रहा है इज Q। ये सब चीजें हमें लेट करनी है और ध्यान रखना है, जरूर लिखना है, इसको आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन हमें करनी है। डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q from one point to another through a conductor। ठीक है, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब वर्क डन, Q का मतलब चार्ज। ठीक है, हम W को यहीं रखेंगे, Q को इस तरफ ले जाएंगे। W इज इक्वल टू V इंटू Q। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाएंगे। पहला बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इस V की जगह में क्या पुट कर दूंगा, I इंटू R। ठीक है, और दूसरा जो है करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। या Q की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, Q क्या हो जाएगा इसी से, Q इज इक्वल टू I इंटू T। W की जगह W रखेंगे, I इंटू R हमारे पास पहले से ही आ गया था। Q की जगह मैं क्या पुट कर दूं, I इंटू T। सोल्व किया मैंने, I इंटू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, मतलब जो वर्क डन है वो I स्क्वायर आर टी के इक्वल है। इस वर्क डन का यूज कहाँ हो रहा है, इट इज यूज टू हीट अप द अप्लायंस। हम लिखेंगे द वर्क डन इज यूज्ड टू हीट अप द अप्लायंस या टू हीट अप द कंडक्टर। ठीक है, तो वर्क डन की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, H हीट, H की जगह क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही जूल्स लॉ में हमें प्रूव करना था। मतलब कोई भी अप्लायंस है, बल्ब है, हीटर है, कोई भी चीज है, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करवाएंगे उतने ही ज्यादा वो अप्लायंस हीट अप होगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीट अप होगी। जो भी हीटिंग डिवाइस होते हैं, हीटर है, टोस्टर है, गीजर है, उन सभी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो हीट अप ज्यादा हो जाते हैं। जो हमारे कंडक्टिंग वायर हैं, ठीक है, वो कॉपर के बने होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो हीट अप नहीं होते। और तीसरा, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टी का मतलब टाइम है, ध्यान रखना यहाँ पर। मतलब जितने ज्यादा टाइम तक हम करंट फ्लो करवाएंगे उतने ही ज्यादा अप्लायंसेस हीट अप होंगे।
ठीक है। अगर हम 10 मिनट के लिए उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी जो है 50 मिनट में। जितने ज़्यादा टाइम तक हम करंट को फ्लो करवाएंगे, टाइम ज़्यादा, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा। तो हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन दीज 3 फैक्टर, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज 2 टॉपिक किए। पहला टॉपिक जो है वो एक तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड था। उसके ऊपर बेस्ड 5 या 6 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड 100% आता है और 90% केसेस में वो क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होता है, जो हमने आज वाला टॉपिक, ठीक है, चाहे वो बल्ब का हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्यूज का हो, कोई भी। दूसरा डेरिवेशन किया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। इसको हर एक बच्चा बिल्कुल एज इट इज याद करके रखेगा। डेरिवेशन उनके माइंड में बिल्कुल फीड होनी चाहिए लैंग्वेज के साथ, ठीक है। ये 2 मेन टॉपिक ये इस चैप्टर में। अब एक तो टॉपिक रह गया इलेक्ट्रिक पावर का, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे जो एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। और एक तरह से कोशिश मेरी यही होगी कि संडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। इसलिए चैप्टर को साथ साथ बिल्कुल याद करते रहें। ओके, थैंक यू।